So very good morning to everyone. Till now we have completed a very important topic of GST, जिसमें सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। फर्स्ट 10 मिनट्स में हमने सप्लाई किया था। सप्लाई में देयर वाज सेक्शन नंबर 7। इस सेक्शन नंबर 7 से वी केम टू नो कि अगर गुड्स है या फिर सर्विस है, कंसिडरेशन है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो सप्लाई बनता है इन जनरल। फिर एक स्टेप आगे बढ़े कि अगर मैम इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ तो मे बी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो सकता है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी हो, बट अगर कंसिडरेशन है तो भी ये सप्लाई बनता है। एंड दैट वाज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आते थे शेड्यूल नंबर 1 पे। शेड्यूल 1 क्या कहता था? शेड्यूल 1 कहता था कि अगर आपके पास कंसिडरेशन नहीं है तो कुछ 4 पैराग्राफ है और वो 4 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इट वुड बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। पैरा नंबर 1 मेरा क्या था? पैरा नंबर 1 था कि परमानेंट ट्रांसफर किया बिजनेस एसेट को जिसपे आईटीसी अवेल कर चुके हो उसी एसेट से। दूसरा मेरा पैराग्राफ था आप क्या करते हो, रिलेटेड या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स या फिर क्या करते हो, सर्विस का लेन देन करते हो बट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में विदाउट कंसिडरेशन। पैरा नंबर 3 था प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, अगेन वो तो ऑटोमेटिकली कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया। And para 4 was import of service, but it was without consideration, but it was exactly for course furtherance of business। तो यहाँ मेरा एक सप्लाई का मैंने बहुत सारा एनालिसिस देखा था। इसी में आता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 मतलब एक तरह से इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। वो है मेरा नेगेटिव लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट। उसमें पढ़ा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होगा, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में क्या कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, इट शुड बी एन एम्प्लॉयमेंट। तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर मैम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अगर कंसिडरेशन के साथ है तो एनीवेज इट इज अ सप्लाई। बट अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 2 यही तो बोलता है रिलेटेड पार्टी को अगर आप सर्विसेज देते हो या गुड्स देते हो तो सप्लाई ऑफ क्या हो जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि रिलेटेड पार्टी इंक्लूड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन किया था। अब वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली अभी रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी आई नीड दैट रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन। रिलेटेड पार्टी में ऑफिसर या फिर क्या होंगे, डायरेक्टर ऑफ ईच अदर बिजनेस, वो भी रिलेटेड पार्टी, या फिर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, या फिर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। लीगली इज माय फोकस, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। या फिर तुम उसको कंट्रोल करो, वो तुमको कंट्रोल करे, या फिर दो लोग मिलके किसी एक को कंट्रोल करे, या एक किसी दो लोगों को मिलके कंट्रोल करे। कॉमन सेंस में बोलो तो कॉमन कंट्रोल है ये, और कुछ नहीं। इसके अलावा सोल डिस्ट्रीब्यूटर था, सोल कंसाइनर, वो भी आपका क्या है, रिलेटेड। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली में ये याद रखना था अगर आप स्पाउस हो या चिल्ड्रन हो तो डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू आर ब्रदर सिस्टर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स तो स्पेसिफिकली आपका या तो होली डिपेंडेंट होना चाहिए या फिर आप क्या होना चाहिए, मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए। ये चीज हमने की थी, दैट वाज रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन। सप्लाई में फिर शेड्यूल 2 भी किया था, और शेड्यूल 2 क्या बोलता है, ये गुड्स होगा या सर्विस होगा ये बता देगा कि वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 2 यही बताता था मुझे। इसी में एक डिस्टिंक्ट पर्सन वाली चीज थी। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब मेरा ही खुद का एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड, यहाँ पे मैंने अगर एक या एक से ज्यादा स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया है सेम पेन में, तो वो सेम पेन वाली एस्टेब्लिशमेंट भी डिस्टिंक्ट ही है। और कई बार एक ही स्टेट में आप एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अगर आपका बिजनेस वर्टिकल क्या है, अलग है तो सेम स्टेट में भी मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस आर अलाउड, वो भी डिस्टिंक्ट माना जाएगा। या फिर आपका एक एस्टेब्लिशमेंट यहाँ है, एक एस्टेब्लिशमेंट कहीं और है, मैंने बोला एक एस्टेब्लिशमेंट यहाँ एक कहीं और है, और एक रजिस्टर्ड है और दूसरा सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब एक अनरजिस्टर्ड है, वो भी क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन ही कहलाते हैं। फिर इसी में कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई किया था। 2 or more taxable supplies, that was composite supply। इसमें नेचुरल बंडल होना चाहिए, और अगर नेचुरल बंडल नहीं है तो वो क्या हो जाता है, मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट है तो प्रिंसिपल नेचर जो है उसी का रेट ऑफ टैक्स लगेगा, और मिक्स्ड है तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स क्या होगा आपका, एप्लीकेबल हो गया। ये सप्लाई का पूरा ओवरव्यू। सप्लाई के बाद क्या क्या किया हमने, आरसीएम का कॉन्सेप्ट किया। आरसीएम के कॉन्सेप्ट में स्पेसिफिकली याद रखना यही रिसिपिएंट, यही सप्लायर और यही सर्विस होगी तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
इसमें जीटीए की सर्विस भी की थी हमने, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इसमें याद रखना था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो सामने वाले 7 कैटेगरी वालों को अगर दे रहा है तो ही हम बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर वो 7 कैटेगरी के अनरजिस्टर्ड हुए तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर मैम अनरजिस्टर्ड और 7 कैटेगरी में भी नहीं आते हो तो रिवर्स भी नहीं, फॉरवर्ड भी नहीं, इट इज कवर्ड इन मेगा एग्जेम्पशन। या फिर सब कुछ 7 कैटेगरी वाला है, सब कुछ सही है, पर वो गुड्स पता है कौन से, ऑर्गेनिक मैन्योर वाले, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल, या फिर सॉल्ट है, मतलब वो सारी चीजें न्यूज़पेपर जो हमने पढ़ा है कि मेगा एग्जेम्पशन में गुड्स का जीटीए इसको ट्रांसपोर्ट कराता है तो क्या होगा मेगा एग्जेम्पशन। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिर्फ वाली सर्विस इंक्लूड होता था। ये एक मेजर इंपॉर्टेंट वाली थी तो इसको स्पेसिफिकली रिवाइज कर। फिर इसके अलावा हमारी स्पॉन्सरशिप वाली थी जिसमें गेम्स वाले पे मेगा एग्जेम्पशन है। अदरवाइज स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दोगे तो क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके अलावा किसी और को देते थे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आज मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, उससे पहले तुम्हारा कल का टारगेट मैंने एक चीज दी है तुम्हें, सिर्फ क्या बनाना है, चार्ट। 12 एंड 13 का कंपैरिजन का चार्ट इज द टारगेट। ठीक है प्रियंका, तुम मत करना, वो अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि कल की क्लास अटेंड नहीं की, उससे पहले रिवीजन लेक्चर भी अभी तक देखा नहीं होगा, तो यू डोंट डू दैट। बट बाकी सब लोगों को आज आरसीएम लर्न करना है। सिर्फ क्या लर्न करना है, आरसीएम। और अगर पूरा लर्न नहीं हो पाए तो जीटीए, मोटर व्हीकल वाला, जो मेजर मेजर बड़े थे ना, देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बड़े बड़े करना। कर पाओ तो आई वुड से सारे कर लो क्योंकि बाकी तो इजी है, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। 4-5 ही है जिसमें बड़े बड़े में प्रोबेबिलिटी है। तो सिर्फ टारगेट तुम्हारा आज आरसीएम लर्न करना। कितना टाइमर लगाना चाहिए मैम आरसीएम लर्न करने के लिए, तुम्हें लगेंगे कम से कम 2.5 घंटे। अब खुद से अच्छे से लर्न करने बैठोगे तो 2.5 घंटे इज मैक्स, मैक्स 2.5 घंटे में करना है। ठीक है, और अगर मिनिमम बोले तो मिनिमम तो ये 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाए। ठीक है, अब प्रियंका तुम क्या करोगी, तुम भी आज आरसीएम ही करोगी। तुम बैकलॉग क्लियर मेरे साथ जैसा जैसा दे रही हो वो करो, सिर्फ आरसीएम आज करोगी। आरसीएम का रिवीजन वीडियो अपलोडेड है और तुम्हारा जी ड्राइव पे है आरसीएम पूरा। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद हम टाइम ऑफ सप्लाई पे गए थे। क्या था मैम ये टाइम ऑफ सप्लाई, कि एक्चुअल में सप्लाई कब हुआ, ताकि पता चले जीएसटी पेबल हो गया। और वहां टाइम ऑफ सप्लाई में वर्डिंग्स क्या थी, टैक्सेबल सप्लाई करना। हर सप्लाई नहीं, टैक्सेबल सप्लाई के लिए टाइम ऑफ सप्लाई देखा जाता है। और टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए देखते हैं। याद आ रहा है, दो कीवर्ड स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों किया, प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए किया पता तो चले कि आईजीएसटी लगाना है या सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है। तो फ्लो में क्या पता है, स्टेप नंबर 1 पहले तो देख लो गुड्स है या नहीं, सर्विस है या नहीं, सप्लाई बनता भी है नहीं। सप्लाई बना तो मुझे जीएसटी अगर लगाना है तो ये तो देखो कि सप्लाई हुआ कब, टाइम ऑफ सप्लाई। अगर टाइम ऑफ सप्लाई हुआ है तो लगाऊं क्या, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्या लगाऊं, तो उसके लिए देखोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सब कुछ हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई पता है, टाइम ऑफ सप्लाई पता है, लेकिन लगाए किस पे जीएसटी, कुछ अमाउंट भी तो चाहिए। तो वो अमाउंट क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई की, सप्लाई की वैल्यू क्या है। सबसे इजी चैप्टर यही है, बहुत इजी। तो हमको क्या देखना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे मूव करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई में कितने सेक्शन है, ले देखे एक, सेक्शन नंबर 15। बट इसके बाद सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो लेट अस कम टू सेक्शन 15। तुमको ना अभी 12-1 बजे तक इसका बोर्ड नोट मिल जाएगा। ठीक है, अभी तुम सिर्फ इस पे इधर फोकस करो। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 15 लर्न करना है। क्या अगर मैं नहीं बोलूं तो ये सीजीएसटी वाला सेक्शन नंबर 15 है। स्पेसिफिकली जब बोला जाएगा तभी आईजीएसटी एक्ट का होता है सेक्शन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अभी सीजीएसटी एक्ट चल रहा है अपना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो मैं तुम में से किसी को नहीं जानती, तुमने मुझसे फीस पूछी, मैंने क्या बोला, 5500 फीस। कुछ भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस आया क्या, कोई इन्फ्लुएंस है, नहीं। वही यहाँ पे अगर कोई मेरा रिश्तेदार हो तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी 5000 कर लेते, 4500 कर लेते। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, इन्फ्लुएंस आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्योंकि रिलेटेड पर्सन है।
तो सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं, जब भी आप क्या करोगे ना, सप्लाई करोगे, क्रक्स बता रही हूँ पहले पूरा, जब भी आप क्या करोगे, सप्लाई करोगे, तो हम मानेंगे कि ऑथेंटिक वैल्यू पता है कब है, जब आप दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों क्या हो, रिलेटेड हो, तो रिलेटेड हो गए मतलब प्राइस पे इन्फ्लुएंस आ चुका है। तो अगर आपका प्राइस पे इन्फ्लुएंस आया तो इसका मतलब बात नहीं बनेगी, कुछ और रूल्स लगाने पड़ेंगे उस वैल्यू को ठीक करने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पे एक चीज क्या लिखे पता है, नॉट रिलेटेड, आप रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अभी मैं क्रक्स के थ्रू पहले समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो मेन चीज वो क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो दिस ट्रांजैक्शन शुड बी बिटवीन द पर्सन दैट आर नॉट रिलेटेड, ये आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे रिलेटेड हुए तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्फ्लुएंस। डॉट आया। अब दूसरा, मैंने और तुमने बैठ के डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मेरी फीस इतनी है, ये तो समझ में आ गया। फिर मैंने पता है क्या बोला, इतनी फीस नहीं है, एंड जब तुम सीए बनोगे, जब तुम्हारा फर्स्ट पैकेज आएगा, उसका 10% भी मेरी फीस होगी। ठीक है, तो अभी तक तो बात सही चल रही थी, सिंपल था, इतनी फीस, ये दिया, इधर पड़ा, खत्म बात। अब मैंने कहा नहीं, एंड लगाया कि फीस ये तो है, फिक्स्ड तो ये है, वेरिएबल पता है कितना है, वेरिएबल ये है कि जब तुम सीए बनोगे, जब तुम्हारा पैकेज आएगा, उसका 10% मेरी फीस होगी। तुम्हें नहीं लग रहा है यहाँ पे कि प्राइस सोल होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन। अभी हमें यही नहीं पता, पहली चीज फैक्ट, कि सीए बन के तुम प्रैक्टिस में जाओगे या फिर तुम जॉब में जाओगे या तुम अपना बिजनेस करोगे, पैकेज कैसे आएगा, डिसाइड कैसे हो, पता ही नहीं। फिर टू बी ऑनेस्ट, ये भी नहीं पता कितने लोग सीए एक्चुअल में पूरा कंप्लीट करेंगे। गलत कुछ नहीं, बट एक प्रोबेबिलिटीज ले रही हूँ, वो भी नहीं पता। फिर ये भी नहीं पता कि मैम कौन कब बनेगा, कोई आज ही बन जाएगा मतलब इसी अटेम्प्ट में, कोई फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में बनेगा, फिर कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट में, अब ये भी नहीं पता अटेम्प्ट कितने। तो कहना क्या चाहते हो, सबसे पहले अनरिलेटेड होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये किसी इवेंट पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले बोलते हैं, आप चाहे सप्लाई करो किसको, गुड्स को, आप चाहे सप्लाई करो किसको, सर्विस को, तो जो भी गुड्स सप्लाई करोगे, जो भी सर्विस सप्लाई करोगे, उसके लिए पता है क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्राइस एक्चुअली यू हैव पेड, और द प्राइस दैट इज पेबल। और जो भी ये बायर एंड सप्लायर होते हैं, जो ये रिसिपेंट एंड सप्लायर होते हैं, ये रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो अभी इसी पूरी चीज को अपन समझते वापस से। तो इसमें आप बोलना क्या चाह रहे थे, इसमें मैंने सिर्फ इतना बोला कि व्हाट आई नीड, सबसे पहले चाहे आप क्या करो, गुड्स दो, सेकंड या फिर आप सर्विस दो, वेदर इट इज गुड्स वेदर इट इज सर्विस। ठीक है, गुड्स हो या फिर क्या हो, सर्विस हो, इट शुड बी प्राइस पेड, और इट कुड बी प्राइस पेबल, प्राइस पेड और पेबल होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर द गुड्स और सर्विस आइदर द प्राइस दैट हैज बीन पेड और द प्राइस दैट इज पेबल, ये एक कंडीशन। दूसरा, यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, नॉट रिलेटेड। थर्ड, सोल कंसिडरेशन। थर्ड, इट शुड बी व्हाट, सोल कंसिडरेशन। अब कहना क्या चाहते हो, फिर से अपन कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो ये लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने भैया से पूछा कितने का है, तो ही सेड इट इज ऑफ 1 लाख रुपीज। कितने का है, 1 लाख रुपीज। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला देखो, अभी मैं आपको ना 30,000 तो डाउन पेमेंट दे रही हूँ, कितना दे रही हूँ, 30,000 तो डाउन पेमेंट, कहना इसे प्राइस पेड। यहाँ पे हो गया, अंदर से सुनाई दिया प्राइस पेड, कितना पे कर दिया आपने, 30,000। अभी भी बचा है,
हाँ ऑब्वियसली अभी भी मैम कितना बचा है, 70,000 स्टिल रिमेन्स। तो मैंने बोला 70,000 मैं कैसे करूंगी, इंस्टॉलमेंट पे करूंगी। तो 70,000 विल बी माई इंस्टॉलमेंट। तो अब मैं इसके आगे लिखूं क्या, पेड। अब इसके आगे लिख दूं पेबल। तो कहना है इसे कि प्राइस पेड, चलो ठीक है, तो इट कुड बी प्राइस पेड और ये क्या हो गया, प्राइस पेबल। अब समझ में। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा क्या था कि अगर आप चाहे गुड्स दोगे सर्विस दोगे, इट वुड बी वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्राइस पे भी होगा, प्राइस जो पे करना है उसकी वैल्यू वही रहेगी। दे दिया पैसा तो भी और देने वाले हो तो भी, तो दोनों मिला के पता है क्या हो जाएगा, 1 लाख। ये इसकी वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत। अब इन्होंने क्या बोला, जब भी ट्रांजेक्शन होगा ना बायर एंड सप्लायर के बीच में, ये रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां रिलेशन आ गया वहां पे क्या आएगा, प्राइस इन्फ्लुएंस आएगा। तब हमको जाना पड़ेगा, पता है कुछ रूल लगाने पड़ेंगे, और वो रूल इस वैल्यू को करेक्ट करके बताएंगे कि करेक्टेड वैल्यू क्या है। आया। अगर मैम सोल कंसिडरेशन नहीं हुआ मेरा प्राइस, तो सोल कंसिडरेशन का मतलब एक्सचेंज कर लिया कुछ, हो सकता है ना, कुछ एक्सचेंज कर रहे हो कुछ और कर रहे हो, तो भी कुछ रूल लगेंगे और वो इसकी सही वैल्यू बताएंगे। मतलब कहीं पे भी पैसे के लेन देन के अलावा कुछ और भी झलक गया, तो वहां पे फिर हम रूल्स भी लगाएंगे और रूल लगा के इन चीजों को सही करेंगे। है? अब इसका मतलब मेरे को फिर इधर जाना पड़ेगा और यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, कंसिडरेशन। अब मैम ये जो लैपटॉप आप लेके गए ना, लैपटॉप के लिए इसने बोला देखो लैपटॉप तो मुझे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे क्या कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे ये जो लैपटॉप है ये खरीद रहे। अब मैंने सोचा यार लैपटॉप खरीदो, इससे अच्छा मुझे तो सिर्फ 4-6 महीने का काम है। मेरे को क्या है, सिर्फ 4 से 6 महीने का काम है। मैंने कहा सप्लाई की डेफिनेशन तो पढ़ी थी, और जब सप्लाई की सेक्शन नंबर 7 की डेफिनेशन को पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि सेल करना भी सप्लाई है, रेंट पे देना भी तो सप्लाई है। तो सप्लाई का वर्ड याद आ रहा है, सप्लाई इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ सप्लाई। तो गिविंग इट ऑन रेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सप्लाई। तो आप समझ में आ रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो सप्लाई एक वर्ड नहीं है, वो सप्लाई पूरा सेक्शन नंबर 7 है। तो अब रेंट भी सप्लाई है। तो मैंने वो भैया को बोला भैया आप तो मेरे को क्या दे दो, इसको रेंट पे दे दो। तो भैया रेडी, ले लो रेंट पे, क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला देखो रेंट चार्ज करूंगा मैं कितना, पर मंथ। सपोज करते हैं कि उन्होंने बोला 10,000 पर मंथ रेंट, मानने में क्या जा रहा है, 10,000 पर मंथ रेंट लेंगे। हमने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। बोले रुको जरा सबर करो, 10,000 सिर्फ रेंट है, तुम मेरा 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेके जा रहे हो, 10,000 में तुम लेके ही चले गए तो प्रोबेबिलिटी तो है, अपन तो है ही ऐसे लेके भी जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला 30,000 मुझे डिपॉजिट चाहिए। याद आ रहा है कुछ अब, 30,000 क्या हो गया, डिपॉजिट। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है इसकी, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई मैम 1 लाख रुपीज है जो इसकी प्राइस थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 30,000 है, या वैल्यू ऑफ सप्लाई 40,000 है। तो ए वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख, बी वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000, सी वैल्यू ऑफ सप्लाई 40,000, डी वैल्यू ऑफ सप्लाई तुम्हारा 30,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हम 10,000 है। अगर डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल हुआ तो अब 40,000 हो जाएगी। गुड्स के ऊपर वैल्यू नहीं देखनी है, मैं उसको गुड्स टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रही। टाइटल ट्रांसफर होता तो 1 लाख लेते तुम, बट अब मेरी जा क्या रही है, मेरे गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं जा रहे। शेड्यूल नंबर 2, दिस इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ रेंट पे दिया, दैट इज राइट टू यूज, और राइट टू यूज क्या है, सर्विस। तो सर्विस मैंने कितने में दी उसको, 10,000 में। और कंसिडरेशन की डेफिनेशन चीख चीख के पता है क्या बोलती थी अपने से, कि जो डिपॉजिट आप कंसिडरेशन की तरह अप्लाई नहीं करते वो कंसिडरेशन भी नहीं होता है। तो ले दे के मेरा क्या बना, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000। अब क्या हुआ, तुम लैपटॉप ले गए, इसने 30,000 डिपॉजिट ले लिया,
10,000 पर मंथ थे, वो तक सब सही चल रहा था। लेकिन अब तुम्हारा जो तुम पे जिम्मेदारी दी थी कि इसको सही सलामत रखना, न्यू ईयर की पार्टी, हम खुद सही सलामत नहीं रह पाए, बेचारा लैपटॉप भी गया। मतलब उसमें आ गए, सपोज करो क्रैक आ गए, भाई साहब छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बोला 5,000 इसको सही करवाने। क्या हुआ? अब वो तुम्हें 30,000 वापस देगा कि 25,000? 25। तो अब 10,000 पर मंथ का जो रेंट का है वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई था ही था, साथ में इसने तुमसे और क्या चार्ज ले लिया? 5,000। अब फाइनली कितना बन गया उस मंथ के लिए, जिस मंथ में ये क्रैक वैक लगे होंगे, उस मंथ का वैल्यू ऑफ सप्लाई उसका 15,000, क्योंकि कंसिडरेशन हैज बीन अप्लाइड फॉर, डिपॉजिट हैव बीन अप्लाइड फॉर कंसिडरेशन। समझ में? तो अब मैं बताऊं क्यों मैंने अब तक क्वेश्चंस नहीं कराए, कुछ नहीं कराया। समझे तुम? पहले तो चीजों को सप्लाई है भी या नहीं ये चेक करो। वर्डिंग पता है क्या है? सप्लाई। पहले सप्लाई बनेगा, फिर सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सप्लाई का ही वो टाइम क्या होगा, फिर टाइम पता चला तो वो प्लेस क्या होगी, फिर से किसकी? सप्लाई की। और फिर इसी सप्लाई का वैल्यू क्या होगा, वो बेचारा एक सप्लाई कितना खींच के गया यहाँ तक, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई 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 सप्लाई। और फिर पता है क्या आएगा, जब सब कुछ तुम सोचने लगोगे जीएसटी अप्लाई कर ही दे, तब आती है बात मेगा एग्जेम्पशन की। तो मत लगाओ जीएसटी, मेगा एग्जेम्पशन। और मैंने पहले भी तुम्हें एक चीज कही थी, जब एग्जाम पर्पस के लिए प्रिपरेशन करोगे तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट चैप्टर टू रिवाइज? इट वुड नॉट बी सप्लाई, फर्स्ट चैप्टर टू रिवाइज वुड बी मेगा एग्जेम्पशन। क्योंकि अब सब कुछ पता है कि सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा, बट अब पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या ऐसा है जो सप्लाई की डेफिनेशन क्रॉस करके भी मेगा एग्जेम्प्टेड है। तो सबसे पहला रिवीजन तुम्हारा लर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए मेगा एग्जेम्पशन। ठीक है, देन चलो। तो यहाँ ये वाले में कोई दिक्कत? सबसेक्शन 1 डन, सबसेक्शन 1 पूरा हुआ, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। बट मैम अब ये वाला जैसे याद कराऊं वैसे याद करते जाना और पूरा रट जाएगा ये। ठीक है, एबीसीडी के साथ ये सबसेक्शन। सबसे पहले कि यहाँ के सेक्शन याद रखना है, जी हाँ याद रखना है। क्या सबसेक्शन याद रखना है? यस, सबसेक्शन भी याद रखना है। तो यहाँ पे सेक्शन एंड सबसेक्शन पूरा याद होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं तो बिल बनता है। हाँ बिल्कुल बिल बनता है। पहले उस जो भी गुड्स तुमने खरीदे उसकी वैल्यू 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 लिखी होती, फिर यहाँ टोटल कर देते, और फिर छुपके से नीचे से क्या लगाते हैं? जीएसटी। अब तुम वो भैया को क्या सिर्फ इस वैल्यू का पैसा दे के आते हो कि जीएसटी का भी पैसा देते हो? दोनों देते हो। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली पता है क्या बोला है? एनी टैक्स, एनी ड्यूटी, एनी सेल्स, एनी फीस, एनी चार्ज, एनी मतलब किसी भी तरह का टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, चार्ज एसेट्रा, अगर आपने लेवी करा है अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में अगर आपने इस टैक्स को लेवी करा है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, एक्सेप्ट जीएसटी एक्ट। क्यों? अब अभी मैंने बोला कि तुम जब बिल बिल बनता है तो तुम पैसा वैल्यू ऑफ सप्लाई का नहीं, जीएसटी के साथ टोटल कितना है वो देखे आते। मेरा लैपटॉप 1 लाख का था, सपोज करो 1,000 उस पर लग रहा है जीएसटी, तो मैं 1,01,000 ही दे के आऊंगी ना भाई को। शॉपकीपर को तो 1,01,000 दूंगी। तो जो शॉपकीपर को 1,01,000 दे रहे हो, 1 लाख तो शॉपकीपर अपनी पॉकेट में रखेगा, बट 1,000 वो गवर्नमेंट को नहीं देने जाएगा। 1,000 वो बेचारा किसको देगा? गवर्नमेंट को। तो जब 1,000 वो गवर्नमेंट को देगा तो उसका है क्या वो पैसा? नहीं है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड नॉट इंक्लूड जीएसटी। इसीलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होगा? जीएसटी। पर एक चीज याद रखो, जब ये यहाँ पे टोटलिंग चल रही थी, मतलब सारे वैल्यू ऑफ सप्लाई, लैपटॉप खरीदा था, लैपटॉप सपोज ये इम्पोर्टेड लैपटॉप था, इस पे ऑलरेडी ड्यूटी लग चुकी होगी ना, तुमने तो इसकी कॉस्ट बढ़ा दी। जब ये लैपटॉप आया था, सपोज करो इम्पोर्टेड लैपटॉप था, इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर लग चुकी थी, तो जब तुम लैपटॉप लेके खरीद के लाए थे वो सपोज करो 70,000, इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी सपोज करो 10,000 की लग गई,
80,000 का ही लैपटॉप हो गया। फिर तुम्हारी शॉप तक आने में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फलाना फलाना बहुत सारा लगा, और सपोज करो और हो गया ये 90,000। फिर तुमने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया इसके ऊपर 10,000, 1 लाख का कर दिया तुमने इसका टोटल। ये 1 लाख का है। इस 1 लाख में वो कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है ना, तुमने हटाई थोड़ी ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हो, सारी की सारी ड्यूटी, सारी फीस, सारे चार्जेस सब वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे। बस जीएसटी वाले एक्ट की बात चल रही है तो जीएसटी को छोड़ दो। पर ये भी तब, ये तब अगर इनवॉइस में अलग से दिख रहा है तो, इफ चार्ज सेपरेटली। और सेपरेटली चार्ज नहीं किया तो पूरा भैया तेरा ही वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन। तो अभी तक क्या पढ़ा, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, गुड्स और सर्विस अगर आप सप्लाई करते हो तो जो रिसिपिएंट एंड सप्लायर है रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, और इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में किसी भी तरह का टैक्स, किसी भी तरह का फीस, किसी भी तरह का चार्जेस, बस वो किसी भी लॉ में हो बट जीएसटी एक्ट में नहीं होना चाहिए। तो वो सब वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है। और वो भी तब हम इसको बोलेंगे जीएसटी अलग करना, अगर जीएसटी सेपरेटली चार्ज किया था तो अलग करो। जीएसटी अगर इन वैल्यू के अंदर ही इंक्लूडेड है, पता उसको जेब में से क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को जीएसटी भरना पड़ता है। डन। तो ए फॉर तुम्हारा एनी टैक्स, ए फॉर एनी टैक्स से याद रखना, ए फॉर ए एनी टैक्स, ठीक है। बी से ऑन बिहाफ, बी से क्या आएगा, ऑन बिहाफ। अब ये क्या है, any amount that supply is liable to pay in relation to supply which has been incurred by recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable। क्या ही बोल रहे हो, बस याद रखो बी फॉर बी। हाँ, मतलब क्या है, सुनो। तुमने मुझसे क्लासेस ली, हाँ ली, तभी तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है। मैंने तुमको क्या बोला, देखो मुझे ना, सपोज करो ये यहाँ पे कुछ तो इंटीरियर इंटीरियर का ये सामान पड़ा, मेरे को बड़ा ही पसंद आ गया, ठीक है। अब इसका ना पूरा क्लॉथिंग खरीदने में पता है कितना पड़ रहा है, 5,500 रुपये लग रहे हैं मुझे। किसकी लाइबिलिटी थी वो 5,500 भरना, सप्लायर की। मैं ही हूं ना तुम्हारे लिए सप्लायर, मैं ही तुम्हारी सप्लायर हूँ। मैंने कहा मेरे को ये क्लोथ्स बहुत पसंद आ रहे हैं, 5,500 के हैं, मैंने खरीद लिए। मैंने क्या बोला, मधुर एक काम करो, मुझे पेमेंट मत करना, पेमेंट किसको कर दो, ये शॉपकीपर को कर दो। अरे तब भी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा ना इस अमाउंट। आपकी लाइबिलिटी क्या बोल रहा है, अमाउंट दैट सप्लायर इज लाइबल टू पे, ऐसा अमाउंट जो हमारे सप्लायर भाई साहब को पे करना चाहिए था, बट इनकर किसने किया, रिसिपिएंट भाई साहब ने इनकर किया। और इसको अगर आपने इंक्लूड नहीं किया है प्राइस पेड और पेबल में, बात गलत है। वो आप ही का तो पैसा है जो वो भर के आया, वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो इसलिए अपने ने इसको नाम क्या दिया, बिफोर बिहा। अब जैसे सपोज करो 5,500 सपोज क्या वो फीस है, ये अब सपोज कर लो ये कितने का पड़ जाता है, 2,000 का ही है। तो मेरी टोटल तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 5,500 ही रहेगी, भले 2,000 मधुर ने क्या हो गया पेपर कर दिए, तो है तो 5,500 ना। तो ये हो गया बी फॉर बिहाफ वाली कोई भी चीज होगी वो भी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। आया। सी फॉर चिल्लर, सी फॉर चिल्लर एक्सपेंस। चिल्लर एक्सपेंस मतलब, अब समझो सी फॉर चिल्लर एक्सपेंस कैसे, कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंस। अब तुमने मुझसे क्या खरीदा, क्रॉकरी खरीदी, कांच की क्रॉकरी। अब तुम ऐसे ही तो लेके नहीं जा सकते उसको, अगर सपोज करो एक जगह से दूसरी जगह स्टेट में ही लेके जाना है, किसी और प्लेस पे लेके जाना है, 6-7 घंटे ट्रैवल करना है, तो तुम ऐसे तो नहीं लेके जाओगे। तुम क्या बोलोगे, इसकी प्रॉपर पैकिंग करके देना मैम। हमने 10,000 की क्रॉकरी खरीदी, एकदम प्रॉपर पैकिंग लगेगी। तो मैंने कहा देखो जनरल पैकिंग तो हम करते ही हैं सबके लिए, अब आपको आपकी स्पेशल पैकिंग चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपकी स्पेशल पैकिंग चाहिए। फिर आप बोल रहे हो आपके घर तक भी पहुंचाओ, उसका भी चार्ज लगेगा। तो टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी जितने भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस आते हैं, टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी व्हाट एवर आर द इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, भाई वो भी तो जोड़ो तुम्हारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। क्योंकि याद करो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या बोलता है, एंसिलरी एंड इंसिडेंशियल, याद आ रहा है, वो एक वर्ड था कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का, एंसिलरी इंसिडेंशियल। तो ये वही तो बोल रहा है, कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस होंगे
जैसे कमीशन हो गया, पैकिंग का हो गया, ये सारी चीजें, एनीथिंग डन बाय सप्लायर सप्लाई के लिए ऑन और बिफोर द डिलीवरी, डिलीवरी तक जितने खर्चे करते जा रहा है ना सप्लाई, सब जोड़ेगा। समझ में आया? तो वो वर्ड तुमको समझ में आना चाहिए और याद आना चाहिए। ये तो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से चला आ रहा है कि इंसिडेंशियल इंसिलरी भी तुम्हारा बिजनेस ही होता है, इसीलिए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ रहे हैं उसको। डन। तो ए फॉर था एनी टैक्सेस, ठीक है, एनी टैक्सेस बोल रहे हो लेकिन सब है, एनी टैक्सेस, ड्यूटी से सब कुछ। बी फॉर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, के बिहाफ पे रिसिपिएंट अगर कोई खर्चा करता है आएगा, अगर आपने इंक्लूड नहीं किया। सी फॉर चिल्लर एक्सपेंस, अब चिल्लर एक्सपेंस मतलब इंसिडेंशियल एक्सपेंस, चाहे कमीशन हो, पैकिंग हो, कोई भी एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, ऑन टाइम ऑफ डिलीवरी अगर सप्लाई करता है, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन। अब आते हैं डी पे। डी फॉर डेफर किया, और डेफर करते हो, या डी फॉर डिले, डिले किया, डिले करते हो तो क्या होता है, इंटरेस्ट भी लगता है, लेट फीस भी लगती है। याद करो ये पढ़ा है, डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट और लेट फीस मिलती है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? मैम वही होता है जो डेट ऑफ ओरिजिनल गुड्स का होता है। क्या हुआ, मतलब फिर से बोलो। मैम वही होता है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो ओरिजिनल गुड्स का होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, आई एम आस्किंग टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ रिसिप्ट। जब हाँ रिसीव होता है जब। तो इज इट ओनली मधुर और अदिति हु हैज डन दिस? याद बाकी किसी को नहीं है? इंटरेस्ट एंड लेट फीस याद आ रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई जब मिलाएगा उसी दिन माना जाएगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और लेट फीस क्या हो गया, ये भी तुम्हारा अरे भाई बताया था ना, ये भी एंसिलरी चीजें ही चल रही है। कहाँ कहाँ बताया था मैं, याद दिलाऊं तुमको, तुमको क्लैरिफिकेशन करवा रही थी मैं। उस क्लैरिफिकेशन में भी कहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप लेट फीस चार्ज करते हो, इंसिडेंशियल फीसेस चार्ज करते हो, वो तो एंसिलरी पार्ट है आपके बिजनेस का। तो जब वो था ना अपना रिफरेंट टू डू एन एक्ट, टॉलरेट, उसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन थे, उसमें एक ये चीज भी थी कि अगर आप लेट फीस वगैरह चार्ज करते हो तो आपके बिजनेस का ही पार्ट है। आप अलाउ करते हो सामने वाले को कि लेट पेमेंट कर, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज कर लूंगी। तो वो अगर मिल रहा है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई था, जब ये पैसा रिसीव होता है उसका टाइम ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे लिखा है कि पहली बात तो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करो, और समझा के कहाँ रखा है, रिफरेंट टू डू एन एक्ट वगैरह में, कि ये एंसिलरी एक्टिविटी है तुम्हारे बिजनेस की। समझ में आया? तो ए से हो गया एनी, बी से हो गया बिहाफ, सी से हो गया चिल्लर एक्सपेंस, डी से हो गया डिले कर दिया पेमेंट। ठीक है, इतना हो जाए तो अब इस पे आ जाते हैं। ई सब्सिडी, ई सब्सिडी, ठीक है, ई सब्सिडी। तो ये सब्सिडी का क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस। याद तो आ रहा है कुछ कुछ सब्सिडी, अगर कोई भी सब्सिडी आपके प्राइस से लिंक्ड है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने दी, याद है, वो कंसिडरेशन में भी नहीं आती। तो एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू द सप्लायर नॉट कंसिडर्ड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। और दूसरी सब्सिडी मैम, गैस सिलेंडर पे भी आपको सब्सिडी मिलती है, हाँ मिलती है। सप्लायर को मिलती है क्या? नहीं, रिसिपिएंट को मिलती है, उसको तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाते हो। तो वही तो बोल रहा है, किसी भी तरह की सब्सिडी प्राइस लिंक्ड है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ने दी है तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन से ही आउट थी वो। याद आ रहा है तुमको सिलेंडर वाला एग्जाम्पल? सबको आ रहा है कि एक दो लोग ही यूं कर रहे हैं? सब्सिडी मैम सप्लायर वाइज देंगे ना, सप्लायर है कौन सा रिसिपिएंट के वाइज नहीं। सब्सिडी अगर सप्लायर को मिली और गवर्नमेंट से मिली तो ही कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बना। फिर से सब्सिडी सप्लायर को ही मिली, लेकिन तीसरे से मिली तो अभी ये काउंट करोगे ना वैल्यू ऑफ सप्लाई में, क्योंकि वो कंसिडरेशन बन। याद आया? सिलेंडर, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है, लेकिन वो मिल भी रही है मैम रिसिपिएंट को,
तो भी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। याद है वो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, मिलना भी चाहिए थी गवर्नमेंट से और सप्लायर को ही मिलनी चाहिए थी, तब वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि तब वो कंसिडरेशन ही नहीं। डन। पहले लिख लो ABCD लिखो, अभी बैठ के ABCDE तक लिखो क्या क्या है, जितना वर्डिंग याद दिलाए सिर्फ वो लिखना है, पूरा पूरा नहीं। हुआ। A बोलो, छोटे बच्चों बोलो, आज बचपन याद और करो। Any. हाँ, B for behalf of, on C behalf, for chiller expense, Chiller expense. D for डिले पेमेंट, subsidy, D for subsidy। D for नहीं D for delayed payment. हम्म। E for, Subsidy. हाँ इसको ऐसे याद कर लो, एक्स्ट्रा बेनिफिट। E फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो जाएगा कि सब्सिडी, गवर्नमेंट हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, जिसको जैसे याद है। ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरा डिस्कशन डिस्काउंट के ऊपर फाइनली स्टार्ट होता है। और याद है मैंने बहुत शुरू में तुमको एक चीज बोली थी, रिबेट अलग होता है, डिस्काउंट अलग होता है, सब्सिडी अलग होती है। अब उसी के ऊपर आ गए। शुरू में लिखाया भी था ना कहीं पे कि ये तीनों चीजें अलग 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 है, लिख के चलना है। बाद में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसका डिस्कशन उठाएंगे, तो चलो अब उठा ही लेते हैं उसका डिस्कशन। तो डिस्काउंट क्या है, हमारी बात हुई फोन पे। ठीक है मैम, क्या है फीस, बता दिया ये फीस है। ठीक है। फिर अब तुमने बोला मैम हम DT भी ले लेंगे, हम IDT भी ले लेंगे, हम मेंटरिंग भी ले लेंगे, कॉम्बो बता दो। अब एक्चुअल में आई हैव नॉट मेड अ कॉम्बो, बट ऑब्वियस है कि कोई बल्क लेगा या फिर एक साथ सारी चीजें लेगा तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो बनता ही है। तो डिस्काउंट पहली कंडीशन, अभी कुछ नहीं पढ़ रही मैं, जनरली बात कर रहे अपन।
डिस्काउंट मतलब क्या, जो चीज शायद मेरे को 15,000 में देनी चाहिए थी, मैंने बोल दिया 14 में ले लो। मेरे पास पैसा कितना आया, 15 आया क्या, मेरे पास भी तो पैसा 14 ही आएगा ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, नहीं नहीं हमको 14 पे लगाना चाहिए, 15 पे लगाना चाहिए जीएसटी। गवर्नमेंट भी तो समझेगी नहीं अब कि तुम्हारे पास वैल्यू कितना आया, 14 आया। तो गवर्नमेंट भी बोलेगी हम तुम पे जीएसटी भी 14 पे लगाएंगे, मतलब डिस्काउंट को माइनस किया जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। जेन्युइन है, जनरल बातों में तो बात समझ में आई कि नहीं, अभी अभी तो कुछ डीप में गए नहीं अपन, सीधी बात है। दो लोगों की बातचीत हुई, ये खरीदना है ये खरीदना है, हम भी तो नेगोशिएशन करते ना जाके। कोई भैया बोलते अरे ये सूट कितने का है, 2,500 का, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, तुम कम करवाते हो कि नहीं। वो जो कम करवाए तुम उसको कम करे हुए पैसे देते हो, तो भाई साहब को जीएसटी भी तो उतने पे लग रहा है जितने पे उन्होंने बेचा, और फिर बिल पे लिख के देते ना कितने का बेच दिया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट माइनस होगा, डिस्काउंट माइनस होगा तभी होगा अगर वो सप्लाई के टाइम दिया गया है, तो बाद में नहीं होगा। मतलब क्या है आपका, अभी हम दोनों की बातचीत हुई फोन पे, सब बात की, तीनों लेने को रेडी, मेंटरिंग भी चाहिए, डीटी भी चाहिए, आईडीटी भी चाहिए, तीनों हो गया। तुमने बोला मैम अरे ऐसे टोटल तो आपका कितना बन रहा है, ये वो करके जो भी टोटल बन रहा है अभी फिगर ले लेते 15,000, मैम प्लीज थोड़ा सा कंसेशन दो क्योंकि हम तीनों ले रहे। मैंने कहा चलो 14,000 कर दिया, डन। क्या मैंने सप्लाई करते वक्त वैल्यू कम की, सप्लाई कर ही रही थी उसी वक्त तो मैंने वैल्यू कम की ना। तो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाएगा, स्टेज नंबर 1 दिया मैंने टाइम ऑफ सप्लाई पे, डन। स्टेज नंबर 2, इसको आपको लिखना पड़ेगा आपके इनवॉइस में। हमें क्या पता, इनवॉइस में लिख के बताओ कि 15,000 की चीज -1,000 14,000 में दिया, मतलब डिस्काउंट कहाँ पे दिया होगा, टाइम ऑफ सप्लाई पे, और वो इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तभी तो प्रूफ है ना कि तुमने सस्ते में दिया, नहीं तो क्या पता 15,000 रखे होंगे और गवर्नमेंट को बोल रहे 14,000 में दिया। जीएसटीआईएन इनवॉइस में मेंशन करके रखो, चलेगा। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि कैसे पता चलेगा मैम, अगर वो सपोज करो 15 - 1,000 लिख भी दे, तो कहाँ गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि सच में 15,000 मिले थे या 14 मिले थे। वो बिल में लिख के भी दे देगा तो क्या होगा, फर्क पड़ता है, क्योंकि जीएसटी क्रॉस मैचिंग वाली चीज है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कैश वगैरह के बैलेंस, बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिफर करेगी, उसके ऊपर अभी अपन नहीं आते, क्योंकि टीडीएस का भी कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें पता हो 50 लाख के ऊपर 10 करोड़ वाला, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर नहीं जा रहे। दूसरा, मैम क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिस्काउंट सेल के बाद दे, सेल के बाद कैसे डिस्काउंट दे सकते हो। सपोज करो आपने मेंटरिंग दे दी, सब कुछ दे दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपने यूं बोला कि अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, तो पास वाले रिजल्ट के दिन, जिस दिन आप रिजल्ट क्या करोगे, पास करोगे, उस दिन मैं 50% वापस क्या कर दूंगी, तुमको वापस दे दूंगी। तो कहीं ना कहीं उसको डिस्काउंट बोलो या कुछ भी बोलो, मैंने बोला कि तुमको पैसा वापस मिल जाएगा 50%। क्या ये सप्लाई के बाद वाला डिस्काउंट है, सप्लाई तो कब से हो गया, ये डिस्काउंट मैं बाद में दे रही हूँ। तो क्या बाद वाला डिस्काउंट अब हम इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करें, मतलब पहले आपने बोला था 15,000 की चीज है, आप पास हो जाओ 7,500 आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो जीएसटी तब 15,000 पे ही लगना चाहिए था या फिर 7,500 पे लगना चाहिए, बात समझे मेरी। अब जीएसटी में किस पे लगाऊं, शुड आई अप्लाई इट एट 15,000 और शुड आई अप्लाई इट एट 7,500। तो बोलते हैं अगर पोस्ट डिस्काउंट है, अगर क्या है पोस्ट डिस्काउंट है, तो वो डिसाइड होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई पे ही। आज ही डिसाइड करो देते वक्त, तब तो बात बनती है। तुमने क्या किया, बाद में बोल रहे हो। तो सप्लाई के वक्त ये कंडीशन थी क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट था क्या, ये टर्म्स थे क्या, नहीं थे। तो अगर तुम्हें बाद में डिस्काउंट देना है तो आज टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त ही डिसीजन लेना पड़ेगा। और आगे चल के अभी बताऊंगी आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ेगा, वही चीज मुझे समझानी है। कुछ तो होता है जो आईटीसी क्या करना पड़ेगा, तुमने अवेल कर लिया होगा, जिसको आगे जाके रिवर्स भी करोगे, तब जाके तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कम करेंगे। पहला, सप्लाई चल रहा है, अभी के अभी लिख के दे दिया ये डिस्काउंट है, ये बिल बन गया, लो। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरी डिस्काउंटेड प्राइस ही रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट है। सेकंड, पोस्ट, पोस्ट डिस्काउंट है, अगर क्या है पोस्ट डिस्काउंट है, अगर क्या है पोस्ट डिस्काउंट है तो वो डिसाइड होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई पे ही। आज ही डिसाइड करो देते वक्त, तब तो बात बनती है। तुमने क्या किया, बाद में डिस्काउंट देना है तो आज टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त ही डिसीजन लेना पड़ेगा। और आगे चल के अभी बताऊंगी आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ेगा, वही चीज मुझे समझानी है। कुछ तो होता है जो आईटीसी क्या करना पड़ेगा, तुमने अवेल कर लिया होगा, जिसको आगे जाके रिवर्स भी करोगे, तब जाके तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कम करेंगे। पहला, सप्लाई चल रहा है,
मतलब साफ सप्लाई हो गया, जिंदगी में सब कुछ हो गया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे तेरे को डिस्काउंट देंगे। पर ये डिस्काउंट अगर बाद में देना चाहते हो तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई इसका डिसीजन होना चाहिए था, ये मेंशन होना चाहिए था कहीं पे कि तुमने टाइम ऑफ सप्लाई पे ये डिसीजन लिया है कि आगे चल के इसको डिस्काउंट दिया जा सकता है। और साथ में आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा, वो क्या है बट समझेंगे, लेकिन आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है पोस्ट डिस्काउंट में। दो कंडीशन फुलफिल होती है तभी तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कम होता है। यहाँ तक समझ में? अब मैम पोस्ट डिस्काउंट के एग्जाम्पल और दो। देखा है, जब तुम टर्नओवर क्रॉस करवा दो किसी एजेंसी का, तुम क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो। कंपनी बोलती है ना 1 करोड़ का क्रॉस करोगे तो तुम्हें फॉरेन ट्रिप, इतना क्रॉस करोगे तुम्हें गोल्ड कॉइन, अदिति सिल्वर कॉइन, इतना टर्नओवर तुम क्रॉस कर जाओ तुमको क्या मिलेगा, बाइक मिलेगी, एसी मिलेगा, कूलर मिलेगा, होता है ये सब। साथ में ये भी बोलते हैं कि तुमको क्रेडिट नोट मिलेंगे, मतलब तुमको डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या हो रहा है, तुम उनका टर्नओवर क्रॉस करो, वो तुमको वापस डिस्काउंट दे देंगे। तुम टर्नओवर क्रॉस कराओ, फिर तुमको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो ये बाद का है ना डिस्काउंट। तुम सामान खरीद चुके हो, खरीदने के बाद टर्नओवर क्रॉस करवा रहे हो, तब जाके तुमको डिस्काउंट मिल रहा है, इसे बोलते हैं पोस्ट डिस्काउंट। और प्री डिस्काउंट, जैसे अपन लोग जाते हैं कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, डिस्काउंट होता है, ये वही की वही डिस्काउंट हुआ और वही वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड होगी। आया समझ में? बेसिक समझ में आया? डिटेल में चले जाएं? ऑल इज वेल? चलो एक बार पहले ना इस सिर्फ डिस्काउंट वाले पार्ट को रीड करो। ये जो 3 है ये सिर्फ डिस्काउंट के लिए ही है, रीड कर लो एक मिनट। डन। अब लैंग्वेज पढ़ के इतना तो समझ में आया, जो अभी अपन डिस्कशन कर रहे थे प्री पोस्ट वही लिखा है। अब चलो अब थोड़ा सा डिटेल में समझते कि क्या है। वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल नॉट इंक्लूड, मतलब आपकी वैल्यू कम की जाएगी, इसलिए बोल रहे इट शेल नॉट इंक्लूड किसी भी तरह का डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट जो आप क्या दे रहे हो बिफोर या एट टाइम ऑफ सप्लाई, अगर डिस्काउंट अच्छे से आपने इनवॉइस में रिकॉर्ड करके रखा था तो। ठीक है, अब इसी पे पहले बात कर ले।
हमने खरीदा, कुछ ना कुछ तो खरीदते रहेंगे, तो यहाँ पे फिर से अपन क्या करते हैं, इस बार ये साइकिल खरीद। ठीक है, अब कहाँ से खरीदे? मैंने कहा ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। साइकिल तो ऑनलाइन भी आ जाती है आजकल, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। इसमें क्या लिखा है कि ये कितने की है? सपोज करो साइकिल 10,000 रुपीज की साइकिल है। बढ़िया, अच्छी बात, 10,000 रुपीज की साइकिल खरीदे। इनवॉइस कितने का आएगा? इनवॉइस आएगा ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखा होगा 10,000 प्लस जीएसटी लगेगा। हाँ मैम, जीएसटी लगेगा कितना? लेट से 1,000 रुपीज का जीएसटी। आपको कितने देने पड़ रहे? 11,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। डन इतना? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक ऑफर है। ठीक है, आपको 11,000 बस शो हुआ, पेबल अभी पे नहीं किए। ठीक है, होता है ना ऑनलाइन शॉपिंग में, पहले पेबल दिखा देता है। फिर तुमने थोड़ा सा स्क्रॉल किया और देखा है यार ऑफर है। यहाँ पे एचडीएफसी कार्ड है, एचडीएफसी का कार्ड है तो इतना ऑफर, एसबीआई का कार्ड है तो इतना ऑफर। देखे होंगे ना तुमने, ऑफर ऑफर ऑफर। फिर एक और चीज है, कैशबैक भी है। अब मेरी बात ध्यान से समझो। मैंने एचडीएफसी का कार्ड मेरे पास है, मैंने लगा दिया वो एचडीएफसी के कार्ड को। अब ये पेमेंट पता है ले दे के कितना हो गया? 10,000 की चीज मुझे पड़ जाएगी 9,000। ठीक है, 9,000 में तो अब जीएसटी किस पे लगाओगे? 10,000 पे ही लगाओगे या फिर जीएसटी 9,000 पे लगाओगे? 9,000 रुपये। 9,000 पे लगेगा, क्योंकि अब भी उन्होंने ऑफर दिया ना, ये कार्ड यूज करो, तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। क्या तुम्हारे सप्लायर को अब 10,000 बांट रहे हो कि 9,000 दोगे उसको? ऑब्वियसली मैम 9,000 ही देंगे, तो 9,000 ही तो हो गई ना तुम्हारी वैल्यू। क्या एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये डिस्काउंट मिला? हाँ, ये एट द टाइम मिला। क्या ये इनवॉइस में मेंशन रहेगा? हाँ, ये इनवॉइस में मेंशन रहेगा कि 9,000 का हो गया है, क्योंकि एचडीएफसी का कार्ड यूज किया। ठीक है, ये हो गया मैम 9,000 का। फिर इसके बाद इसके ऊपर अब जीएसटी लगेगा मेरा 900 रुपए। इसका मतलब 9,900 में पे कर दूंगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्होंने बोला था अगर आप क्या करते हो ना, पेटीएम से पे कर दो तो ठीक है। ये हो गया मेरा नॉर्मल। अब इन्होंने और एक चीज बोली, सपोज करो कैशबैक मिल सकता है। अगर इस कंपनी की आप बाइसिकल लेते हो ना तो कैशबैक मिल सकता है। मिलेगा क्या? कैशबैक तो वही होता है ना, मिल सकता है। आपको एक स्क्रैच कार्ड आ जाएगा पेमेंट करते से, आप उसको स्क्रैच 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 कर लेना, उसमें अगर कुछ कैशबैक आया तो ठीक है। क्या इसको अगर सपोज करो मैंने स्क्रैच किया और मुझे 500 रुपीज मिल गए कैशबैक, बढ़िया। मुझे कितने की पड़ी एक्चुअल में? अब ये इतने की बाइसिकल पड़ी। पर तुम बोल पा रहे हो क्या ये कि जीएसटी कितने पे लगाओ? मैम नहीं नहीं, अब जीएसटी 9,400 पे लगाओ, बोल सकते हो क्या? ये कंफर्म तुमको डिस्काउंट मिलने वाला था क्या? ये तुमको डिस्काउंट सप्लाई से पहले मिला क्या? सप्लाई के बाद मिला है? अब मैम ये तो पोस्ट डिस्काउंट हो गया, आपने कहा था पोस्ट डिस्काउंट भी तो आएगा। अरे तो पोस्ट डिस्काउंट को तुम इनवॉइस में मेंशन कर रहे हो। तुम्हारे स्क्रैच कार्ड में 500 रुपए आ गए, तुम्हारे 500 रुपए क्या हो गए? गूगल पे में आ भी गए वापस, तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ गए 500 रुपए। क्या तुम इसको इनवॉइस में मेंशन करते हो कहीं पे भी? क्या इसके लिए आईटीसी का रिवर्सल होता है? नहीं। इसका मतलब जीएसटी पूरे 9,500 पे लग जाता है, उसके बाद रिवर्स नहीं होता है, क्योंकि ये कैशबैक है। बट इसी की जगह अगर हमने क्या किया होता, इतना तामझाम की जगह हमने क्या किया होता, ये 9,500 में खरीदा है, हमने इसको बोला अगर इस कंपनी के लिए आप 3 लोगों को और जुड़वाते हो, मतलब 3 लोगों को और आप ये बाइसिकल बिकवा दो, कंफर्म आपको 500 रुपए पर बाइसिकल पे हम डिस्काउंट देंगे। ये कब हो रहा है पता है? जब ये सेल कर रहे हैं। ये चीज इनवॉइस में भी उन्होंने कंडीशन लिख दी कि अगर कोई 3 बाइसिकल्स हमारी क्या करता है, सेल करवाता है, तो उसको आगे जाके हमको 500 रुपए पर साइकिल देने होंगे। फिर जब ये बिकवा देगा तो आप क्या करोगे? बकायदा उसके रिस्पेक्ट में अपना आईटीसी जो अभी मैं समझाने वाली वो रिवर्स करोगे। अब पता है क्या होगा? आगे जाके तुम्हारी वैल्यू कम होगी, जीएसटी रिवर्स होगा। वही यहाँ पे मेरे को समझाना है वो क्या मैकेनिज्म चलता है। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? अगर बाद का डिस्काउंट है तो सप्लाई के टाइम ही डिस्कशन होना चाहिए। सप्लाई के बाद डिस्कशन हुआ तो ये डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है, कोई वैल्यू पे फर्क नहीं आएगा। यहाँ तक इतनी बात समझ में आई आईटीसी छोड़ के? डन। अब पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं आईटीसी के।
बाइसिकल खरीदी थी, ये भी। अब समझो क्या हुआ होगा। ये रहे हम, जो क्या खरीद के लेके आ गए, ये बाइसिकल खरीद के लेके आ गए। हमको क्या मिला होगा, इनवॉइस मिला होगा। ये भाई साहब ने, सप्लायर ने एक इनवॉइस दिया होगा, और इनवॉइस में क्या लिख के दिया होगा कि बाइसिकल कितने की है, 10,000। और उन भाई साहब ने 1,000 का जीएसटी उस पर चार्ज किया, 11,000 गए उनकी पॉकेट में। किन की पॉकेट में गई ये 11,000? ये हमारे सप्लायर हैं, इनकी पॉकेट में। तो सप्लायर का क्या है, ये रहा पॉकेट, इसमें आए 10,000, इसमें आए 1,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैम क्या होगा, ये 10,000 पता है ये क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे अपने बैंक में, क्योंकि ये इनकी कमाई है, राइट। बट मैम ये जो 1,000 होंगे ना, ये चुपचाप जाके किसको पे करके आएंगे, गवर्नमेंट। अब मेरी बात समझो, ये कहाँ चला गया 1,000? गवर्नमेंट के पास चला गया। ये क्या चला गया 1,000 गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास किस नाम से गया होगा मैम? जीएसटी। और गवर्नमेंट ने तुम्हारे नाम से क्या खोला होगा, अकाउंट रखा होगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पढ़ा है ना इंटर में थोड़ा बहुत? इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसमें जितना भी टैक्स आप भरते हो ना, वो आईटीसी के नाम से जमा होता जाता है। तो आप जो भी टैक्स भरते जा रहे हो, ये आईटीसी इकट्ठा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। यहाँ तक भी ओके? कोई दिक्कत? अब वो बोल रहे हैं कि आगे चल के पोस्ट डिस्काउंट की बात करते। वो बोल रहा है देखो, आगे चल के आप क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे। पोस्ट डिस्काउंट की बात करें, मान लो आप आगे चल के जो भी डिस्काउंट दे रहे हो, उसका भी मैं वैल्यू नहीं लिख रही, पर आप डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। अब ये बंदा पता है क्या बोलेगा? कौन सा भाई? ये वाले अंकल। ये बोलेंगे देखो, मैंने क्या किया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, नुकसान तो है ही एक तरह से, इधर से मैंने लिया और पूरा पूरा गवर्नमेंट को दे दिया। मतलब मैं इस बाइसिकल के ऊपर 1,000 का टैक्स भर के आया, ये मानते हो कि मुझे 10,000 की अर्निंग हुई। सुनना ध्यान से, मैं इस बाइसिकल पे 1,000 रुपीज का टैक्स भर के आया, ये मानते हुए कि मुझे 10,000 रुपीज की अर्निंग हुई थी। पर ये अर्निंग क्या हो गई, मैंने इसको बोल दिया कि कल चल के तेरे को 1,000 का और डिस्काउंट दे दूंगा। कुछ कंडीशन बोली थी, वो कंडीशन भाई ने पूरी कर दी। अब मैम ये तो 9,000 की हो गई चीज। अभी रोएगा नहीं बैठ के, मैंने कमाया 9,000, गवर्नमेंट को टैक्स किसके हिसाब से दिया, 10,000 के हिसाब से। होगा कि नहीं? ये भाई साहब रोएगा कि नहीं कि मैंने तो कमाया 9,000 रुपीज, ओहो, टैक्स कितना भर के आया, 1,000 रुपीज, और ये टैक्स 1,000 तो 10,000 की वैल्यू पे लगता है। सही है कि नहीं उसका रोना? बिल्कुल सही है। तो गवर्नमेंट बोलती है सुन, रो मत, मत रो, तेरे 10,000 के वैल्यू ऑफ सप्लाई को ना, ये जो तू 10,000 अब तक बोल रहा था, उसको हम कर देंगे 9,000, मत चिंता कर। मान लेंगे कि तेरे को 9,000 की ही वैल्यू मिली है, लेकिन तेरे को यहाँ से पता है अपना आईटीसी भी फिर कितने से कम करना पड़ेगा, 100 रुपए से आईटीसी भी तो कम करना पड़ेगा कि नहीं, रिवर्स। क्योंकि तुम जब भर के आ रहे हो और बता रहे हो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,000 का है, तुम रो रहे थे इसी बात पे कि हमने तो ज्यादा टैक्स पे किया, ज्यादा टैक्स पे किया, बल्कि कमाया तो सिर्फ 9,000 है क्योंकि पोस्ट डिस्काउंट दे दे। तो गवर्नमेंट बोल रही कोई बात नहीं ना, फिर आईटीसी भी उतने से कम करना प्रोपोर्शनेट। अब जब तुम 100 का आईटीसी कम कर दोगे, तो यहाँ पे 900 तुम्हारा इकट्ठा है आईटीसी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 9,000 की वैल्यू। तो आईटीसी रिवर्स मतलब इधर अगर तुम क्या कर रहे हो, अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो, तो उधर हम क्या करेंगे, तुम्हारा आईटीसी भी कम कर देंगे, तुम्हारा क्या कर देंगे, आईटीसी रिवर्स करके देंगे, तब जाके ये वैल्यू क्या होती है, इक्वेट होती है। तो अगर तुम इधर आईटीसी रिवर्स करते, कुछ फायदा गवर्नमेंट को दे दो, तो गवर्नमेंट तुमको इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का फायदा दे देगी। और तुम अगर गवर्नमेंट को फायदा नहीं दे रहे हो, तो वैल्यू वही रहने दो। समझ में आया? डन। तो दिस इज व्हाट इज, इसीलिए बोलते पोस्ट डिस्काउंट में अगर तुम्हें वैल्यू चेंज करवाने की इच्छा है तो करवाओ, लेकिन तुम अपने आईटीसी के बेनिफिट को भी कम करो। वो कम हुआ तो चलेगा,
वो कम नहीं हुआ तो तुम्हें पोस्ट डिस्काउंट हम मानेंगे ही नहीं कि वो डिस्काउंट है, पूरी टोटल वैल्यू वही थी वही मानेंगे। मतलब कान इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ो, या तो तुम्हारा वैल्यू कम नहीं होने देंगे, और अगर वैल्यू कम होने दे रहे तो उधर से तुम्हारा आईटीसी रिवर्स करवा दो। तो कल तक मेरे पास 1000 के आईटीसी को यूज करने का हक था, अब वो नहीं है। अब 900 का आ गया, जितनी तेरी इधर वैल्यू है उसके हिसाब से। क्यों मैम ऐसा? ये तो नुकसान हो गया ना कस्टमर को। आईटीसी कभी रिफंड नहीं होता। सिर्फ 2 ही केस थे जहां पे आईटीसी रिफंड होता है, एक्सपोर्ट और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वैल्यू कम दिखे, मैम वैल्यू कम, फिर इतना कोई क्यों इतना माथापच्ची करेगा कि वैल्यू कम दिखा है? सोचने में आ रहा है, जब कोई बेनिफिट तो मिलना नहीं, उधर से आईटीसी कम होना है, सिर्फ वैल्यू कम करवाने के लिए। हो सकता है तुम 40 लाख क्रॉस कर रहे हो इसी के चक्कर में, और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाए तो सोच के देखना एक बार। हाँ, हो सकता है तुम 40 लाख क्रॉस कर रहे हो इसी चक्कर में, जैसे ही वैल्यू करेक्ट हो गई ना तुम अनरजिस्टर्ड भी रह सकते हो सकता है ना कि मुझे फिर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहे और मैं चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन के झंझट से दूर हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कम करने को रेडी है अगर आईटीसी कम करते हो। अगर आईटीसी तुम रिवर्स नहीं करते तो यही तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा। अंडरस्टूड? अब वापस वो थर्ड वाला पढ़ लो तो तुम्हें वो आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट समझ में मैम आए। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि रिवर्स का मतलब ये हुआ कि पोस्टपोन कर दिया हमने वो क्रेडिट, मतलब वो क्रेडिट वापस हमारे अकाउंट में रखा रहेगा। पोस्टपोन, कैंसल्ड। 100 का अब तुम्हें कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी दे डू नॉट रिफंड यू कि हाँ भाई चल तेरे को अच्छा लगा हमको कि तेरा क्या हो गया, तुमने कम करी इधर से वैल्यू तो तेरा नुकसान हो गया। नहीं, आईटीसी दे नेवर रिफंड। 2 ही केस में रिफंड करते हैं, नुकसान अल्टीमेटली कस्टमर का है, लेकिन बेनिफिट ये कि उसकी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। कल चल के असेसमेंट नहीं खुलेंगे कि देखो वैल्यू इतनी थी, तुमने टैक्स इतना भरा, ये करा, कुछ भी नहीं खुलेंगे, वो वैल्यू करेक्शन होगा। ये तो नॉर्मली होता नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली केस में तो नहीं होता है ये। मतलब जो भी आप लोग प्रॉफिट मार्जिन तो ऐड होगा ही ना किसी चीज के ऊपर, तो इसका यहाँ मतलब प्रॉफिट मार्जिन की बात ही नहीं ना मनीष, यहाँ पे बात चल रही है। तो ऑब्वियसली मैं अगर तुमको पोस्ट डिस्काउंट दे रही हूँ तो एक बिजनेसमैन तो ऑलरेडी उसका भी एडिशन करने के बाद पोस्ट डिस्काउंट देके अल्टीमेटली वो उतना ही लेता है जितना उसको लेना है। डोंट गो ऑन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में तो जुगाड़ बहुत सारे चलते हैं। अब मेरे को सपोज करो मैं तुम्हें ये लैपटॉप दे रही हूँ 1 लाख रुपए का, मैं बोल भी रहा हूँ कि पोस्ट डिस्काउंट 1000 दूंगी, तो मैं आज 1 लाख का नहीं 1,01,000 का ही बेचूंगी, फिर बाद में बता दूंगी पोस्ट डिस्काउंट दे दी। अल्टीमेटली तो मुझे 1 लाख रुपए मिल गए ना। तो डोंट गो ऑन दैट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डन। तो दिस कंप्लीट डिस्काउंट वाला पार्ट। तो डिस्काउंट पोस्ट है तो 2 कंडीशन का खत्म होना जरूरी था, एक तो वो इनवॉइस में होनी चाहिए और आईटीसी का रिवर्सल भी चाहिए ही चाहिए। और प्री हो तो प्री में तो कोई दिक्कत नहीं, इनवॉइस में लिख दो और एट द टाइम ऑफ सप्लाई तुम बस डिस्काउंट दे दो, हमको उतना ही चाहिए। डन। फिर अब बचा ही नहीं कुछ। ये क्या है? Where the value of supply of goods and service cannot be determined, the same shall be determined as the manner prescribed। अगर तुम चाह के भी जितना हमने बोला कि ABCD ऐड करो फिर डिस्काउंट माइनस करो, उससे अगर तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकाल सकते तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे मैनर। एग्जाम टाइम पे पढ़ना है क्या? कट नहीं पढ़ना, कुछ प्रिस्क्राइब आगे रूल्स हैं, हमको तो वो पढ़ना है। Nothing, notwithstanding anything contained in subsection 1 or 4, इसमें या 1 में कुछ भी लिखा हो, the value of supply as may be notified by government on recommendation of council shall be determined in the manner prescribed। कई जगह पे अगर गवर्नमेंट ने कोई मैनर बताया है तो उसी से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा। अपना दिमाग ना तो सब सेक्शन 1 का चलाना, ना ही सब सेक्शन 4 का चलाना। अभी कुछ प्रिस्क्राइब्ड है क्या? खत्म। ये क्या है? ये मुझे तो याद नहीं आना चाहिए, तुम्हें जल्दी याद आना चाहिए था। बोला था ना अभी काम आएगी वापस ये डेफिनेशन, क्योंकि बोला था रिलेटेड नहीं होना चाहिए तुम।
तो ये अगर तुम मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली हो तुम तो रिलेटेड हो गए, तुम्हारा इधर उधर कंट्रोल है तुम रिलेटेड हो गए, तुम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में हो, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हो, ऑफिसर एक दूसरे के बिजनेस के, तुम रिलेटेड हो गए। रिलेटेड हो गए तो नॉर्मल सेक्शन 15 नहीं लगता, रूल आएगा जो मैं समझाऊंगी वो लगेगा। तो मैम पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन कहाँ की थी? सप्लाई की डेफिनेशन में। रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, टैक्सेबल भी हो सकता है। आया सेक्शन 15 यही है। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 15। अब इसमें सेक्शन नंबर 15 में अब अपन आते हैं एक चीज के ऊपर। ये क्या है? ये कर चुके हैं अभी। अगर आप डिस्काउंट सप्लाई के समय देते हो और इनवॉइस में शो करते हो, हाँ, तो डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस होगा। मैम सप्लाई के टाइम नहीं, सप्लाई के पहले डिस्काउंट दिया और इनवॉइस में शो किया तो भी ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस होगा। लेकिन कोई भी एक कंडीशन खत्म हो गई, या तो सप्लाई के टाइम नहीं दिया, भले फिर बाद में इनवॉइस में शो कर रहे हो, मतलब नहीं है। ये प्लस का मतलब होता है दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। और मैम अगर सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट दिया तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। जो इनवॉइस है उसी इनवॉइस से लिंक करना कि सप्लाई पहले इधर हुआ था, ये वाला इनवॉइस है, इस इनवॉइस का मैंने इतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स किया है। तो इनवॉइस की लिंकिंग भी जरूरी है। और ये चीजें आपके सप्लाई के टाइम एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, तभी हम माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, नहीं तो ऑल्टर नहीं करेंगे। आया? अब अलग अलग तरह के तुम्हारे डिस्काउंट, तुम ये डिस्काउंट मेरे साथ पढ़ चुके हो। अब कौन कौन से तरह के डिस्काउंट होते हैं? स्टेज डिस्काउंट। ये स्टेज डिस्काउंट क्या होता है तुमने सुना है? अगर 2500 तक की खरीदी की तो 5% डिस्काउंट, 5000 तक की खरीदी करो 10% डिस्काउंट, 15,000 की खरीदी करो 25% डिस्काउंट। मतलब तुम जितना बल्क जाओगे अलग अलग स्टेज के क्या है डिस्काउंट्स हैं। तो बाय मोर सेव मोर एक ये तरह का डिस्काउंट होता है। क्या इस डिस्काउंट को मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस करोगे ना? वो पहले ही बता रहे हैं ना, 15,000 का खरीदो अब भी तुमको 25% डिस्काउंट दे देंगे, तुम 10,000 का खरीदो हम इतना डिस्काउंट देंगे। ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो हो रहा है, पता है, और वो लिख के देगा फिर इनवॉइस में। मैम ये तो फिर एक्सक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। पर ये बताओ, पीरियोडिक ईयर एंड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट अभी बताया था, अगर इतना टर्नओवर क्रॉस किया तो तुमको इतना डिस्काउंट देंगे, अगर इतना टर्नओवर क्रॉस नहीं किया तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसी के लिए पता है क्या चाहिए? लिंकिंग ऑफ इनवॉइस। ये पोस्ट डिस्काउंट है। प्रोपोर्शनेट आईटीसी तुमको यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये तभी होगा जब सारी की सारी चीजें तुम कंप्लाई करोगे ना 15 सबसेक्शन 3 की, तब जाके ये डिस्काउंट को तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस करो। अब क्वेश्चन में पता है क्या होगा? लिख के देंगे, तुमको पहचानना पड़ेगा। वो लिख देंगे स्टेज डिस्काउंट, तो तुमको दिमाग में आना चाहिए स्टेज डिस्काउंट तो इनवॉइस माइनस होता है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस होता है। वो बोलेंगे ईयर एंड डिस्काउंट, तो इतना सारी कंडीशन खत्म हुई है तो ईयर एंड डिस्काउंट को क्या करोगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस करोगे। ये क्या है? सेकेंडरी डिस्काउंट। समझाओ, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डिस्काउंट? ये क्या लिखा है? कैशबैक। और नॉर्मल है हमें नहीं पता कितना अमाउंट देंगे कैशबैक में, नहीं पता, हमें नहीं पता कैशबैक मिलेगा भी या नहीं। या फिर हो सकता है किसी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो हमने बाद में बोला ले यार इतना डिस्काउंट तेको दिया, जबकि सप्लाई के टाइम मैंने ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं किया था। इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी हमारी कंडीशन कंप्लाई नहीं करता कि सप्लाई के टाइम दो, तो इसको भी मैं क्या नहीं करूंगी, इसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई से हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट ही बना रहे। आया? तो ये है हमारा सप्लाई के रिस्पेक्ट में। अब ये याद आ रहा है मधुर? कहीं पे छोड़ के रखा था अपन ने? कहाँ पे छोड़ा था? नो क्लेम बोनस। ये 22 पे था मैम, पेज नंबर।
ठीक है, तो आई हैव लेफ्ट इट फॉर सम इंटेंशंस, तो उसको अभी भी आराम करने देते हैं अभी, ठीक है, अभी भी आराम करने देंगे। चलो, अब ये छोटी सी चीज है, बोल रहा है बताओ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा। तुमको बोला है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा, देखो ऊपर मैन्युफैक्चरिंग टोबैको प्रोडक्ट। मैम टोबैको प्रोडक्ट कहीं पे भी हमने ऐसे एक्सक्लूड किया है क्या? अभी तक नहीं किया। हमने अल्कोहलिक लिकर करा है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको प्रोडक्ट को जीएसटी की दुनिया से बाहर नहीं किया, तो पूरा जीएसटी इस पे अप्लाई करोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा वो कॉन्सेप्ट दे दे जिसमें तुमको प्रोडक्ट पता है क्या दे दे, जो एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी है, तो कृपया करके जीएसटी के वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा के मत आना, क्योंकि उस पर जीएसटी एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो, मेरे को इसका सिर्फ तुम बता दो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, करो कैलकुलेशन। गिविंग यू ओनली 3 मिनट्स फॉर कैलसी का कैलकुलेशन कि कितना होगा। मैम 68208 68 68208 208 बोलते जाओ, सबको एक एक बार आंसर देना। 68208. सबका 68208। मनीष, प्रियंका, हाँ मैम हाँ 2 मेरी मिनट। यार 2 मिनट लो, पूरे लो, लेकिन मुझे उस आंसर दे दो। अब 2-3 लोग का आ रहा है तो मुझे लग तो रहा है कि शायद पक्का यही होना चाहिए, मेजॉरिटी विंस। मैडम गलत है 68 68208। चलो, सबसे पहले तो हो मेजॉरिटी विंस का कॉन्सेप्ट तो गायब ही हो गया यहाँ पे जिंदगी में। ये क्या हो गया? 68400 कहाँ से आ गया? या तो मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया, क्योंकि तुम सब तो 68208 पे आ रहे थे। इजी तो था ना वो, ए बी सी डी तो अप्लाई करना था, करना तो ए बी सी डी ई अप्लाई करना था, फिर कहाँ पे गड़बड़ होगी? अब हम जब कॉन्फिडेंस में आते ना, हमारे को तो एग्जामिशन आएगी, फिर जब तुमको पेपर आता है, आईसीआई की ही चेकिंग में गड़बड़, सारी गलती कहीं ना कहीं वही है। मेरा पेपर तो बड़ा अच्छा गया था, तो अभी देखते हैं कि वो पेपर में क्या तुमने गड़बड़ की होगी। और एक चीज बताऊं क्या, जब मैं बोलती हूँ ना, अभी क्या हो तुम लोग यहाँ पे 6 लोग है ना, 6 लोगों में 100% मिस्टेक है। एक बच्चे ने जिसने 68400 कर लिया, वही एग्जामिशन वाला, क्योंकि पता चल गया, इसने दिमाग लगा लिया, वो छोटे से कैच को पकड़ लिया। मुझे क्या है, मैं 2-3 कॉपी चेक करूंगी, देख लिया सारे बच्चों ने 68208 किया या फिर आसपास किया। पता है एक पेपर चेकर के लिए आसानी कितनी है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और जहां दिख गया 68400 उस कॉपी को वो चेक करेगा पूरी तरह से, क्योंकि बाइफरकेट कितना इजीली हो गया ना, कि बाकी लोग तो कॉमन मिस्टेक कर रहे, एक है जो कॉमन मिस्टेक को नहीं कर रहा है, बस एग्जेम्पशन मिल गई उसको। ठीक है, अब चलो देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुई तुमसे। सबसे पहले ये क्या था, प्राइस ऑफ द गुड्स। क्या हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में गुड्स की प्राइस तो लेनी ही पड़ेगी ना, और इसमें खुद नहीं बोला है, इसमें कोई टैक्स नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्स। तो क्या मैं 60,000 को डन कर दूं? यस, 60,000 डन हो। फिर क्या लिखा है, एक्साइज ड्यूटी। मैंने बोला था एनी लॉ अदर देन जीएसटी, तो एनी लॉ अदर देन जीएसटी, तो ये तो आएगा ना, एक्साइज ड्यूटी तो विल फॉल पार्ट, वो क्या होगा, विल फॉर्म पार्ट, तो ये हो जाएगा 15(1)(a), ए फॉर एनी टैक्स अदर देन जीएसटी। तो मैम ये आएगा, ये भी आएगा। मैम पैकेजिंग चार्जेस, वो क्या था, 15(1)(c), सी फॉर चिल्लर एक्सपेंस एनी इंसिडेंशियल, 2000 आएगा, बिल्कुल 2000 भी आएगा।
फ्रेट अरेंज बाय BW लिमिटेड, वही सप्लायर ने ही क्या किया, फ्रेट रेट के चार्जेस लिए हैं, उसी ने ही सारा अरेंजमेंट किया। टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी आप जो भी खर्चा करते हो आप उसको चार्ज करते हो। ये भी आएगा 15(1)(c) चिल्लर एक्सपेंस। अब यहाँ पे क्या बोला है, टोटल अमाउंट बिल्ड बिफोर एनी डिस्काउंट, किसी डिस्काउंट से पहले जो अमाउंट बिलिंग करके रखी थी। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ तक कैलकुलेशन करके दे दो बस, ये कितना आ रहा है, सॉरी इतना, ये पूरा 1600 लेके। 69,600. तुम्हें नहीं लगता बेचारे ने और इजी करके रखा था, तुम्हें दे भी रखा था Hmm. अलग से। उसने तुम्हारा जो टोटल तुम करने बैठे उसने बताया था कि हमने तो बिलिंग 69,600 की दी है, क्या क्रॉस वेरीफाई हो सकता था? हो गया। अब करना क्या है जिंदगी में, तुमने जो ध्यान नहीं दिया वो ये है, 2% डिस्काउंट दे रहे हैं प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स। उसने यहाँ बिलिंग अमाउंट पे नहीं बोला कि मैं 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, उसने बोला 2% डिस्काउंट प्राइस ऑफ द गुड्स पे दिया जा रहा है। प्राइस ऑफ द गुड्स तुमको यहाँ पे नहीं मिल रहे 60,000, और तुम लोग ने क्या किया होगा, सबसे कॉमन मिस्टेक, पूरा लिया टोटल किया उस पे 2% लगाया, खत्म बात, और ये तुम्हारा आंसर गलत। यहाँ पे इसके ऊपर लगना चाहिए। समझ में आया? तो कहना है इसे टोटली सबका गलत। और वो एक बच्चा है जिसने प्राइस ऑफ गुड्स नोटिस किया होगा ना, उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और मिलेंगे भी, क्योंकि ही और शी वॉज अलर्ट कि वर्डिंग क्या लिख के रखे। कहना है इसे कि ये टफ था, ही क्या उसमें क्वेश्चन ने आंसर तो तुमको यूं ही देके परोस के दिया था कि 69,600। ट्विस्ट किसमें है? अब मैं बताऊं, जो मैं बोलती हूँ एडजस्टमेंट शीट, ये पूरे क्वेश्चन में तुमको क्या लिखना है पता है? डिस्काउंट कैसे दिया जा रहा है उस पे फोकस करना है। मेरे को पता चल गया कि मेरे को वो सिर्फ डिस्काउंट वाली लाइन को हाईलाइट करना, क्योंकि बाकी सब तो प्लस माइनस है। वो डिस्काउंट वाला मेरा एडजस्टमेंट शीट का पार्ट बनेगा, जिसमें मैंने मिस्टेक किया, मेरे लिए टफ था, ये मैं समझ नहीं पाई। अब अगली बार तुम भूलोगे ये डिस्काउंट वाली लाइन नहीं भूलोगे, क्योंकि तुमने हाईलाइट करके इधर भर लिया, जो तुम जनरली नहीं करते। ठीक है, चलो दो 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि इसके बाद हमको रूल्स चालू करना है। कल या परसों फिनिश हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलो 5 मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ। No break.
चलो आ जाओ वापस। आ जाओ जल्दी आ जाओ। मैम हम्म, जो हमने ये बताया था 100 रुपये जो रिवर्स करेंगे, वो बेसिकली सरकार को तो हमने पूरे ही दिए हैं। जो हम्म, कैंसिल कर रहे हैं वो तो दिखाने के लिए कर रहे हैं, बाकी सरकार इसका मतलब डिस्काउंट में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, वो आपको कोई बेनिफिट सिर्फ इतना दे रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू एग्जैक्ट कर देंगे, आईटीसी वापस नहीं देंगे तुम। तो उसका तो बेनिफिट तो कोई नहीं है, मतलब वो तो पूरा ही मिलेगा लगा ना इसका। तुमको, डीटी में मिलेगा ना, डिस्काउंट बुक कर सकते हो ना तुम अपना डायरेक्ट टैक्स में। नहीं तो अच्छा, वो भी नहीं बुक कर पाते, फिर तो तुम सब जगह से जाते हैं ऐसा। चलो प्रियंका, चिराग, मधु जल्दी आओ। अभी एक्सटेंड करेंगे क्या मैम? 8:30 तो होगा। 8:25 ही अपना तो टाइम है, भूल गए तुम लोग टाइम। नहीं, 8:30 नॉर्मली कर देते हैं आप, 35 कर एट देते 40 है, कैसी बातें कर रहे हो। जब जिस दिन लगता है कि वो टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकती तब मैं छोड़ती हूँ। और देखो आते आते हम आते हैं 6:45, तुम आते हैं। अरे चलो तुम तो आ गए आज, बाकी एकदम आते हैं कि चलो 10 1 मिनट 6, मेरे आज क्लास 7 पे। यार जल्दी से ऑन करो वीडियो। अरे एक ही मिनट मैडम। चलो अब ये जो मैंने बोला था ना, कई जगह ऐसा होगा कि मैनर प्रिस्क्राइब करके रखा है क्योंकि तुम वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो ये रही वो सारी चीजें जिसमें खुद गवर्नमेंट तुमको आगे चल के बता रहा है कि भाई ये देख, इस तरह से इन इन चीजों में तुमको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो हम बताएंगे तुमको। तो ये सारी सर्विसेज में गवर्नमेंट ने तुमको बताया कि किस तरह से वैल्यू का कैलकुलेशन होना चाहिए। इसमें सबसे इजी बताऊं क्या है? अरे एक मिनट पण चालू है तो। म्यूट करो। चलो इसमें सबसे इजी तुम्हारा है एयर टिकट बुक करने का। उससे इजी है तुम्हारा, याद आ रहा है, वाउचर। इसका टाइम ऑफ सप्लाई भी देखा है, इसका वैल्यू ऑफ, तुमने प्लेस ऑफ सप्लाई भी देखा है, और अब इसका क्या आ गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर इसके बाद इजी इजी क्या है याद है, इसके लिए ही तो हमने गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया था। फिर एक्शनेबल क्लेम को शेड्यूल नंबर 3 से आउट किया था और बोला था सिर्फ लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग है जो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा, और उसमें भी इसी का क्या दिया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। याद आ रहा है, पुरानी सारी चीजें जो थोड़ी थोड़ी डाल के रखी थी दिमाग में। अब इसको अभी के लिए तो पेंडिंग, लास्ट में करेंगे इसको, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले विद द रूल। और ये रूल इजी है, बट ये रूल कहाँ से उठ के आया, सबसे पहले देखो रूल नंबर 27, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस वेयर कंसिडरेशन होली इन मनी। क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ कि कई बार तुम गुड्स दोगे, सर्विस दोगे, हो सकता है कंसिडरेशन पैसा पैसा नहीं हो, पैसे के अलावा भी कुछ हो सकता है। नॉट होली इन मनी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कंसिडरेशन की डेफिनेशन इसीलिए तो ढंग से बताई थी, कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है, कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, अरे बोथ भी तो हो सकता है। पुराना लैपटॉप दो, नया लैपटॉप ले जाओ, डिफरेंस अमाउंट पे कर दो। कंसिडरेशन कुड बी होली इन मनी, और होली नहीं है तो पार्टली भी हो सकता है। तो सबसे पहला रूल उसके ऊपर दिया कि अब वैल्यूएशन कैसे करो, यही वाला रूल अभी बता रही हूँ। हो सकता है, हाई चांसेस है कल ही हमारा चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो जाए, हाई चांसेस। ठीक है, आज का तुम्हारा टारगेट आरसीएम है,
और सेक्शन नंबर 15 आरसीएम आधा हो चलेगा, लेकिन सेक्शन नंबर 15 किसी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब मैम इसमें क्या बोलोगे आप? देखो नॉर्मली डिसाइड करते हैं, इसको भी अभी लिखने का क्या ही है। मेरे पास एक पुराना लैपटॉप है, जेन्युइनली है, मैं जाती हूँ नए स्टोर के ऊपर जाती हूँ, उन्होंने ऑफर निकाला है कि पुराना लैपटॉप दो नया लैपटॉप ले लो। पुराना मेरा मुश्किल से 10,000 में सेल होगा, नया चाहिए 1 लाख रुपीस का। दिया पुराना, दे दिया। उसने क्या कहा, अब बचे हुए 90,000 कैश दे दो, हो गया ना, नॉट होनली इन मनी, ये मेरा कंसिडरेशन। अब तुम भी होगे जिंदगी में, क्या करोगे, कैसे डिसाइड करोगे ये नए लैपटॉप की वैल्यू क्या है? भाई मैंने तो पुराना 10,000 दे दिया, ठीक है, कैश में 90,000 दे दिया। हाउ विल आई इन जेन्युइन केस डिसाइड कि ये नए लैपटॉप की वैल्यू क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू। सबसे पहले तो तुम यही देखोगे ना, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, तो वही तो देख रहे हैं। ध्यान इधर प्रियंका, ओपन मार्केट वैल्यू मुझे क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है। ठीक है मैम, अगर ओपन मार्केट वैल्यू कभी ऐसा हुआ कि हमारे पास नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो तुम दूसरा क्या सोचोगे? मैंने क्या दिया, मैंने दिया 90,000 रुपए, वो तो है ही उसकी वैल्यू। और वो चीज जो अदर देन कैश में मिल गई, तो उसका कैश वैल्यू उसने क्या काउंट किया होगा? मेरे लैपटॉप, जो ओल्ड लैपटॉप का कैश वैल्यू उसने 10,000 काउंट किया ना, तो भी तो मैं निकाल सकती हूँ वैल्यू। या तो जिंदगी में मुझे ओपन मार्केट वैल्यू मिल जाए, वो सबसे सही है, और वो नहीं मिलेगी तो हमने पैसा कितना दिया और हमारा काइंड वाली चीज का काउंटिंग कैश में कितना होता है वो ले लोगे। सपोज मैम वो भी नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे? वो भी नहीं है तो ये इसी तरह का लैपटॉप, सिमिलर टाइप ऑफ लैपटॉप मार्केट में मेरा सपोज करो ये लैपटॉप जो मेरे को खरीदना है, ठीक है, उसका ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, मैंने कस्टमाइज करवाया है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन वगैरह हुआ है, इसलिए ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा इसी का। पर सिमिलर टाइप की चीज का तो मिल सकता है ना, सिमिलर लाइक काइंड ऑफ गुड्स। तो लाइक काइंड ऑफ गुड्स पे देख लो ना, उसकी मार्केट में वैल्यू क्या चल रही, उसकी वैल्यू क्या है। तो पहले तो जिंदगी में सेम की ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, सेम नहीं मिल रहा तो क्या करो, तुमने क्या क्या दिया, हमने कैश दिया, हमने काइंड दिया, तो काइंड का इक्विवेलेंट कैश वैल्यू कितना है सेकंड स्टेज पे, वो चेक करो। वो भी नहीं है तो लाइक काइंड एंड गुड्स का तुम ओपन मार्केट वो देख लो ना कि उसकी वैल्यू कितनी निकल सकती। अगर ये 3 चीजें भी नहीं होती, ये सब भी नहीं हो रहा है, फिर क्या करेंगे? वो मेरे को कॉमन है जो तुमको बताना है। पहला तो समझ में आया, ओपन। वो नहीं है तो तुम क्या दे रहे हो? कैश, काइंड का इक्विवेलेंट कैश वैल्यू। थर्ड स्टेज पे वो भी नहीं मिल रहा तो थर्ड में क्या करेंगे? लाइक काइंड एंड गुड्स के क्या कर रहा आप वैल्यू देखो। ठीक है, अब इसके बाद बोलते अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? अगर ये भी नहीं हुआ तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बोलता है देखो, sum total of consideration in money and such further amount in money that is equivalent to consideration not in money determined by rule 30 and 31। तो भाई ये क्या ही बोला, बोलता है देखो लाइक काइंड में भी नहीं हुआ, तुम्हारा काम नहीं हुआ, तो बोलता है एक काम करो, तुम क्या करो, सबसे पहले तो जो तुमने कैश पे किया उसको ले लो, ठीक है, तो सम टोटल इन मनी उसको ले लो। उसके बाद बोलता है कि एंड सच फर्दर अमाउंट दैट इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी, और फिर वो पैसा लो जो तुमने काइंड में पे किया, और इसकी वैल्यू डिटरमाइन करो 30 या 31 के अकॉर्डिंग। क्या अब ये 30 31 क्या पता है टोटल कितने रूल है? 27 28 29 30 31, जिसमें से 27 तुम अभी पढ़ रहे हो और 27 में मेरे साथ 30 और 31 भी पढ़ जाओगे। 31 क्या है? बेस्ट सूटेबल मेथड, खत्म हो गया। रूल 31 है, जब कुछ नहीं मिले तो रेसिडुअल मेथड लगाएंगे, जो दिमाग चलेगा उसमें जो बेस्ट निकलता है वो 31 बोल, हो गया तुम्हारा रूल नंबर 31। और 30 क्या है? 30 बोलता है या तो ये जो भी लैपटॉप है तुम खरीद के लाए होगे तो ही बेच रहे हो, सही है कि नहीं? या तो ये जो लैपटॉप है तुम खरीद के लाए हो तभी तो बेच रहे हो, या फिर तुमने ये लैपटॉप को मैन्युफैक्चरिंग करा होगा, जेन्युइन है, या तो बनाया होगा या खरीद के लाए होगे, तो उसकी कॉस्ट देख लो ना कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, उस पर 10% का प्रॉफिट जोड़ो, वो एक तरीका है। तो रूल 30 क्या बोलता है?
रूल 30 बोलता है या तो तुम इसको खरीद के लाए हो लैपटॉप को, तो उसकी क्या लेंगे हम, परचेस प्राइस ले लेंगे। और अगर तुम्हारे घर में ही बनता है, मतलब तुम्हारे ऑफिस में ही बनता है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लेंगे। इसको कर दो 110%, मतलब इस पे जोड़ दो तुम्हारा 10% प्रॉफिट। हम मान लेते यही है तुम्हारी वैल्यू, क्योंकि हम निकाल नहीं पा रहे, तो अब यही क्या करना पड़ेगा, तरीका अपनाना पड़ेगा। समझ में आया? तो क्या हुआ रूल 27, सबसे पहले तो सेम चीज की ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही, तो तुमने क्या पे किया, कैश प्लस काइंड का मॉनिटरी वैल्यू देख लो, जोड़ लो, वही हो जाएगा। वो भी नहीं मिल रहा तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले पे जाओ, वो भी नहीं है तो 30 एंड 31 लगा। 30 बोलता है कि कॉस्ट तो पता होगी लैपटॉप कितने का बना है या कितने का खरीदा, उसका 110% कर लो ना। और वो भी नहीं है, क्योंकि हर कोई कॉस्ट नहीं बताने वाला, कंपनी वाले अपने कॉस्ट इतने इजीली डिक्लेयर नहीं करेंगे। और सपोज करो ये इंपोर्ट होके आया गुड्स, तो तुम्हें कॉस्ट वैसे भी नहीं मिलने वाली, उन्होंने कितने में बनाया, तो कॉस्ट भी नहीं मिल रही अपने को। तो अब बचा क्या, 31। बेस्ट सूटेबल मेथड जो लगेगी रेसिडुअल, हम वो लगा देंगे। दैट इज रूल नंबर 27। अब रूल नंबर 27 नहीं हुआ, 30 भी हुआ। 30 क्या बोलता है, कॉस्ट निकालो उस चीज की जो तुम बेच रहे हो, या तो खरीद के लाए हो तो परचेस प्राइस का 110% कर दो, या मैन्युफैक्चरिंग की तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 110% कर दो, ये वैल्यू है। तो एक उन्होंने तरीका दे दिया कि कुछ नहीं मिल रहा तो ये तो कर लो, और ये भी नहीं मिल रहा तो हम बेस्ट सूटेबल जो लगेगा फिर वो कर लो। और यही में इतने सारे ऑप्शन, पहले ये फिर इसका भी एक चार्ट बनेगा। पहले वाले में सारे ऑप्शन है, दूसरे वाले में ना एक एक ऑप्शन गायब होना चालू होंगे, लास्ट में सिर्फ एक ही बचेगा। तो ये सीक्वेंस में ही याद रह सकता, ठीक है। अभी सिर्फ हमने क्या किया, रूल 27 नॉट होल्ली इन मनी। कहाँ से उठ के आई ये बात में हम रूल बनाएंगे, कंसिडरेशन में लिखा है ना, कंसिडरेशन कुड बी पेड इन कैश, और कंसिडरेशन काइंड में भी पे होता है। और जब चीज काइंड में पे हो रही है तो काइंड का वैल्यू कहाँ दे के रखा है, वैल्यूएशन, रूल 27। आया समझ में? तो कहना है से कि अब तक पीछा पता है नहीं क्या नहीं छोड़ रही, सप्लाई की डेफिनेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन पीछा ही नहीं छोड़ेगी तुम्हारा, क्योंकि वो अब जाके यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई पे खत्म होगी। फिर हम पता है जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सेप्ट मेगा एग्जाम्पशन, किसी का लिंकेज सप्लाई की डेफिनेशन से नहीं है, कुछ नहीं। तो तुम समझो वैल्यू ऑफ सप्लाई जब 2 दिन में खत्म हो सकता है, तो बाकी के सारे भी तो, जब लिंकेज ही नहीं बचेगी तो वो कितनी जल्दी खत्म होगी। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स माय आज का पार्ट। और 90% चांसेस है कल वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो सकता है, मैक्स टू मैक्स परसों कर दूंगी मैं, अगर अल्ट्रा स्लो चले जाऊं तो। ठीक है, और फिर बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। चलो डन।